प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। मोक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। इस सप्ताह के केंद्र में हिंदी भाषा एवं लिपि का इतिहास तथा हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण रहेगा। सप्ताह भर के व्याख्यानों में हम स्वर एवं व्यंजनों के विभिन्न आधारों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ध्वनि वर्गीकरण के सिद्धांतों पर भी बातचीत करेंगे। आज के व्याख्यान यानी छठे व्याख्यान में हिंदी भाषा एवं लिपि का इतिहास विषय लेकर मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस विषय के अध्ययन के बाद आप हिंदी भाषा के इतिहास से परिचित हो सकेंगे, भाषा परिवारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, देवनागरी लिपि के विकास क्रम को जान सकेंगे और लिपि के इतिहास से भली भांति परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हिंदी भाषा एवं लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा की हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। सिंध नदी के आसपास की भूमि और वहां रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। कालांतर में धीरे धीरे ईरानी भारत के अधिकाधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया और उनके द्वारा यह शब्द हिंद उच्चरित होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। हिंद शब्द में ईक प्रत्यय लगने से हिंदीक बना, जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया को इसी हिंदी का विकसित रूप कहा जा सकता है। हिंदिका में का अक्षर का लोप होने से हिंदी शब्द बनकर सामने आया। हिंदी भाषा का उद्गम भारोपीय परिवार की भारतीय आर्य भाषा शाखा से हुआ। विश्व में भाषाओं के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार हैं। पहला आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत विश्व की भाषाओं को 4 खंडों में विभाजित किया गया। पहला यूरेशिया खंड, दूसरा अफ्रीका खंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय खंड और चौथा अमरीकी खंड। यूरेशिया खंड पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाता है, कैंटुम और शतम वर्ग। शतम वर्ग की भारत ईरानी शाखा 3 रूपों में विकसित हुई। पहली भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरी दरद या पिशाच और तीसरी ईरानी। तो आज की हिंदी भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है तथा इनके विकास में ही हिंदी तथा उत्तर भारत की अधिकांश भाषाओं का मूल स्रोत निहित है।
वह स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके हमें दो रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, इसके अंतर्गत वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना है। यह भाषा पाणिनि के काल से बहुत पहले से प्रचलित थी। और दूसरी लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। लौकिक संस्कृत में पाणिनीय संस्कृत, देवभाषा संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत भी शामिल है। 5वीं शती ईस्वी पूर्व में पाणिनि ने अपने व्याकरण द्वारा संस्कृत को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। तब से आज तक उसका वही स्वरूप मान्य है। पाणिनि द्वारा संस्कृत को नियमों से बांध दिए जाने पर भी व्यवहार में स्वच्छंद उन्मुक्त भाषा भौतिक रूप में निरंतर प्रवाहित होती रही। इसी लोक भाषा का विकसित रूप प्राकृत कहलाया। प्राकृत भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी माना गया है। इसी से आगे चलकर पाली एवं अपभ्रंश भाषा निकली। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। उन्हीं से संबंधित साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई। अशोक के शिलालेख भी पाली प्राकृत में लिखे गए हैं। अपभ्रंश प्राकृत और आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। आचार्य पतंजलि के महाकाव्य में अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है, जहां उसका अर्थ परिनिष्ठित शब्द का विकृत या बिगड़ा रूप दिया गया है। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी, देश भाषा, अवहट आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। 8वीं शती में सिद्धों की अवहट भाषा से हिंदी अपना आकार ग्रहण करती है। अवहट को पुरानी हिंदी भी कहा गया है। सामान्यतः हिंदी का जो उद्भव है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसका विकास 3 चरणों में हुआ: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भारतवर्ष में जब हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। लेकिन भारत के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी के अनुसार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि को स्वयं जन्म दिया है। आरंभ में मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया था वह इस दृष्टि से नहीं किया कि उससे लिपि विकसित हो, बल्कि जादू टोने के लिए कुछ रेखाएं खींची होंगी, धार्मिक दृष्टि से किसी देवता का चित्र या अन्य चिन्ह बनाएं, सुंदरता के लिए गुफाओं की दीवारों पर जीव जंतु एवं वनस्पति के चित्र, या स्मरण के लिए रस्सी में गांठें आदि लगाईं। और बाद में इन्हीं साधनों का प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया और वह धीरे धीरे विकसित होकर नीति बन गई। लिपि के संबंध में 2 प्रकार के मत सामने आए हैं। पहला मत भारतीय विद्वानों का है, जो मानते हैं कि भारतीय लिपियों का विकास भारत में हुआ है। दूसरा मत यूरोपीय विद्वानों का है, जो मानते हैं कि भारतीय लिपियों का उद्भव बेबीलोन, मिस्र और यूरोप के निकट के स्थानों में प्रचलित लिपियों से हुआ। परंतु गौरीशंकर और हीरा चंद्र ओझा ने प्राचीन भारतीय लिपि माला में भारत में लिपि ज्ञान की प्राचीनता सिद्ध की, और यह सिद्ध हो गया कि 2000 ईस्वी पूर्व वर्ष पहले भी भारत में सेंधाव लिपि प्रचलित थी।
और यह विश्व की प्राचीनतम ज्ञान लिपि है। इसी संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों के तर्क और मत का विरोध करते हुए शिलालेखों की लिपि को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, वैदिक ग्रंथों के प्रमाण। ऋग्वेद में ज्योतिष संबंधी अनेक सूक्त हैं जो अंकों के आविष्कार की सूचना देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में छंदों के अक्षरों का विश्लेषण है, जिससे वर्णमाला के विकास की सूचना मिलती है। दूसरा, संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान व सीता के बीच हुए संवाद में लिपि और भाषा के संकेत मिलते हैं। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में लिपि, ग्रंथ और लिपिक जैसे शब्दों का प्रमाण मिला है। और तीसरा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के प्रमाण। इसमें समवायण सूत्र एवं पणवणा सूत्र में 18 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिनमें पहला नाम ब्राह्मी का है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार सूत्र में भी भारत के 64 लिपियों का उल्लेख है। तो पहली बार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने प्राचीन लिपि माला में भारत में लिपि ज्ञान की प्राचीनता सिद्ध की, और यह भी सिद्ध हो गया कि 4000 वर्ष पहले भी भारत में सैंधव लिपि प्रचलित थी। वास्तव में यही लिपि विश्व की प्राचीनतम ज्ञान लिपि है। प्रारंभ में जिस प्रकार की लिपियां देखने को मिली, उनमें चित्रलिपि प्रमुख है। लिपि की आरंभिक अवस्था चित्रात्मक थी। चित्रों के प्रयोग के कारण इस अवस्था की लिपि को चित्रलिपि कहा जाता है। यह चित्र सरल एवं स्थूल थे। इन चित्रों में जैसा पदार्थ वैसा चित्र की प्रवृत्ति विद्यमान थी। इस कारण यह चित्र सर्वग्राही थे। आदि मानव अपने भाव एवं वस्तु आदि की अभिव्यक्ति के लिए उसका चित्र बना देते थे। जैसे सूर्य के लिए गोला बना दिया या विभिन्न पशुओं के चित्र बना दिए, आदमी एवं उसके अंगों के चित्र बना दिए। चित्रलिपि में चित्र तो दिखाए जा सकते थे, लेकिन प्रेम, करुणा, दया जैसे भावों को दिखाना कठिन था। लेकिन कुछ स्थानों पर भावात्मक अभिव्यक्ति मिली, जैसे आंसू बहते आंखों के चित्र। मिस्र, चीन, स्पेन आदि देशों में भोजपत्र, चट्टानों, पेड़ की छाल और मिट्टी के बर्तनों पर अंकित चित्र मिले हैं। इनसे चित्रलिपि की व्यापकता प्रमाणित होती है। लिपियों में जो दूसरी लिपि देखने को मिली वो है भावलिपि। भावलिपि चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। इसमें मनुष्य के हृदय का भाव चित्र में अंकित किया जाता है। इस लिपि में चित्रों को सरल बनाया गया और उससे संबंधित अर्थ भी प्रस्तुत किए गए। जैसे दुख के भाव के लिए आंख का चित्र बनाकर
उससे आंसू टपकते हुए दिखाना। इस लिपि के उदाहरण उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका तथा चीन में मिलते हैं। इस लिपि के द्वारा एक चित्र से एकाधिक भाव प्रकट होने लगे, परंतु इसमें भी सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति करना कठिन था। भावलिपि, चित्रलिपि तथा ध्वनि लिपि के बीच की अवस्था मानी गई। चित्रलिपि में सूर्य के लिए केवल गोला बनाते, पर भावलिपि में यह गोला सूर्य के अतिरिक्त सूर्य से जुड़े भाव को भी व्यक्त करता है, जैसे सूर्य देवता, गर्मी का दिन और प्रकाश। यानी वो सूर्य की ओर भी संकेत कर रहा है चित्र, और सूर्य से संबंधित चीजों पर भी प्रकाश डाल रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जो अंतिम अवस्था है उसमें दिखाई देती है आपकी ध्वनि लिपि। यह लिपि के विकास की अंतिम अवस्था है। ध्वनि लिपि से ही लिपि का वास्तविक रूप निखर कर सामने आ सका, और इसी के द्वारा मानव अपने समस्त भावों और विचारों को अत्यंत सहज एवं सुगम ढंग से व्यक्त कर सका। यह लिपि के विकास की पूर्ण अवस्था मानी जाती है। ध्वन्यात्मक लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भाषा की किसी भी ध्वनि का ठीक ठाक अंकन करने की क्षमता रहती है। यह लिपि ध्वनि मूलक चिन्हों के आधार पर वस्तु या भाव के नाम को अंकित करती है। इसमें भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण निश्चित किए गए हैं। ध्वनि लिपि को विद्वानों ने दो भागों में बांटा है। पहला है वर्णनात्मक लिपि और दूसरी अक्षरात्मक लिपि। वर्णनात्मक लिपि के संबंध में भोलानाथ तिवारी का मानना है कि यह एक ऐसी ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें लिपि चिन्ह ध्वनि की लघुतम इकाई को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह लिपि का सबसे विकसित रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। रोमन लिपि प्राय इसी प्रकार की है। दूसरी है आपकी अक्षरात्मक लिपि। इस लिपि में चिन्ह ध्वनि की लघुतम इकाई नहीं, बल्कि अक्षर या स्वर और व्यंजन के मिले जुले रूप को व्यक्त करती हैं। अनंत चौधरी देवनागरी को अक्षरात्मक मानते हैं। वे कहते हैं कि अक्षरात्मक लिपि वर्णनात्मक लिपि का ही वैज्ञानिक एवं पूर्ण विकसित रूप है, जबकि कपिल देव वेदी के अनुसार देवनागरी पूर्णतः वर्णनात्मक लिपि है। लगभग 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी की दो शाखाएं लेखन शैली के अनुसार मानी गई। विंध्य से उत्तर की शैली उत्तरी तथा दक्षिण की दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली के प्रथम रूप का नाम गुप्त लिपि है। गुप्त वंशीय राजाओं के लेखों में इसका प्रचार था। इसका काल ईस्वी चौथी पांचवी शती है। दूसरा, कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ और छठी से नवीं शती तक इसका प्रचलन मिलता है। आकृतिगत कुटिलता के कारण यह नामकरण किया गया। इस लिपि से नागरी का विकास नवीं शती के अंतिम चरण के आसपास माना जाता है। राष्ट्रकूट राजा
दंत दुर्ग के एक ताम्रपत्र के आधार पर दक्षिण में नागरी का प्रचलन संवत 675 में था। वहां इसे नंदी नागरी कहते थे। राजवंशों के लेखों के आधार पर दक्षिण में 16वीं शती के बाद तक इसका अस्तित्व मिलता है। देवनागरी या नागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी और गुजराती आदि लिपियों का विकास हुआ। प्राचीन नागरी की पूर्व शाखा से 10वीं शती के आसपास बंगला का आविर्भाव हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद की नेपाली तथा वर्तमान बंगला, मैथिली एवं उड़िया लिपियां इसी से विकसित हुई। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, जिसे सामान्यतः आज कश्मीर और पंजाब कहते हैं, 8वीं शती तक कुटिल लिपि प्रचलित थी। बाद में 10वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से ही शारदा लिपि का विकास हुआ। वर्तमान कश्मीरी, टाकरी और गुरुमुखी के अनेक वर्ण संकेत उसी लिपि के परवर्ती विकास हैं। दक्षिणी शैली की लिपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उस परिवर्तित रूप से निकली है जो क्षत्रप और आंध्र वंशी राजाओं के समय के लेखों में तथा उनसे कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, कार्ली आदि गुफाओं के लेखों में पाया जाता है। सिद्ध मातृका आदि अन्य लिपियों का नागरी से बहुत निकट का संबंध रहा। सिद्ध मातृका का उपयोग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान तथा पूर्वी एशिया के अन्य भागों में हुआ है। इस प्रकार निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। पहली, मूल रूप में देवनागरी का आदि स्रोत ब्राह्मी लिपि है। दूसरा, यह ब्राह्मी की उत्तरी शैली वाली धारा की एक शाखा है। तीसरा, गुप्त लिपि के उद्भव के पूर्व भी अशोक ब्राह्मी में थोड़ी बहुत अनेक छोटी मोटी भिन्नताएं कलिंग शैली, हाथी गुम्फा शैली, शुंग शैली आदि के रूप में मिलती हैं। गुप्त लिपि की भी पश्चिमी और पूर्वी शैली में स्वरूप अंतर है। पूर्वी शैली के अक्षरों में कोण तथा सिरे पर रेखा दिखाई पड़ने लगती है। इसे सिद्ध मातृका कहा गया है। उत्तरी शाखा में गुप्त लिपि के अनंतर कुटिल लिपि आती है। मंदसौर, मधुवन, जोधपुर आदि के कुटिल लिपि कालीन अक्षर देवनागरी से काफ़ी मिलते जुलते हैं और देवनागरी के आद्य रूपों का निरंतर थोड़ा बहुत रूपांतर होता गया, जिसके फलस्वरूप आज का रूप सामने आया। मुझे आशा है कि आज के व्याख्यान के माध्यम से आपको हिंदी भाषा और लिपि के इतिहास की समुचित जानकारी प्राप्त हुई होगी। हिंदी भाषा और लिपि के क्रमिक विकास से भी आप परिचित हुए होंगे और आपने देखा होगा कि किस प्रकार प्राचीन समय से लेकर निरंतर अनेक रास्तों से निकलते हुए लिपि का विकास हुआ है। अंत में व्याख्यान संख्या 5 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 द, प्रश्न 2 स, प्रश्न 3 ब, प्रश्न 4 द, प्रश्न 5 द। अब आपके समक्ष स्वमूल्यांकन हेतु आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से
सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राह्मी की लेखन शैली के अनुसार कितनी शाखाएं मानी गई हैं? अ 2, ब 3, स 4, द 5। दूसरा प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ माना जाता है? अ 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ब 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, स 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, द 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 3, पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत विश्व की भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अ 4 खंडों में, ब 2 खंडों में, स 6 खंडों में, द 8 खंडों में। प्रश्न 4, मूल रूप से देवनागरी का आदि स्रोत कौन सी लिपि है? अ खरोष्टी लिपि, ब भाव लिपि, स ब्राह्मी लिपि, द चित्रलिपि। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? अ भाव लिपि, ब गुप्त लिपि, स चित्रलिपि, द खरोष्टी लिपि। धन्यवाद।